हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। गैस, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ एसआई की वैकेंसी निकाली है। तो इस वैकेंसी के विषय में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जो आरपीएफ एसआई की वैकेंसी है, इसका जो फॉर्म शुरू होने की डेट है वो है 15 अप्रैल 2024। ठीक है, 15 अप्रैल से आपका जो एप्लीकेशन है वो चालू हो चुका है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 14 मई 2024, 11:59 तक। ठीक है, और इसके बाद जो करेक्शन विंडो ओपन होगा वो 15/5/2024 से 24/5/2024 तक। लेकिन करेक्शन विंडो केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और फीस पेमेंट कर दी है। उनका ही फॉर्म एडिट होगा या वो ही अपनी जानकारी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पद का नाम दिया हुआ है उप निरीक्षक कार्यकारी। इसके बाद जो पे लेवल होगा लेवल 6 होगा और आपका जो बेसिक पे होगा 35,400 रुपये। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है B1 और जो एज दिया हुआ है 20 से 28। ठीक, और कुल रिक्तियाँ जो हैं 452 है और 20 से 28 दिया हुआ है। हालांकि जो आरपीएफ एसआई के लिए जो एज क्राइटेरिया होता है 20 से 25 साल तक का ही होता है, बट इस बार इन्होंने 3 साल की जो छूट दी है उसकी वजह से 28 साल तक के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले जानकारी आपको पढ़ लेना है, पूरा नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ लेना है। साथ में दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो ये है कि आप जो भी शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगी गई है, तो अगर आप पास आउट हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। और अगर अभी फाइनल ईयर में है, रिजल्ट नहीं आया हुआ है आपका, तो अगर आपका रिजल्ट जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 14 मई, इसके पहले आ जाता है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और अगर इसके 14 मई तक आपका फॉर्म आपका रिजल्ट नहीं आ जाता कि जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है इसमें, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, मतलब रनिंग कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब आप जो भी दस्तावेज यूज कर रहे हैं वो झूठे या गलत नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, चिकित्सा मापदंड जो मैंने बताया B1 मेडिकल लगेगा आपका। उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि B1 मेडिकल होता क्या है, कौन उसके लिए सेलेक्ट होगा, कौन उसमें बाहर हो जाएगा। ठीक है, और एज का 20 से 28 वर्ष छूट मैंने आपको बताया गया। ठीक है, अब इसके अलावा ये फॉर्म भरने के लिए थोड़ा बहुत जो जानकारी है, अब परीक्षा के चरण दिए गए हैं। तो देखिए इसमें पहला जो चरण होगा CBT होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। इसके बाद जो 10 गुना बच्चे होंगे CBT में जो पास होंगे, उनमें से 10 गुना फिजिकल के लिए बुलाए गए जाएंगे। इसके बाद उसी फिजिकल के बाद तुरंत PMT होगा, शारीरिक मापन परीक्षण होगा। और DV के लिए जो उम्मीदवार पास होंगे PET और PMT में, उन्हें DV के लिए भी बुलाया जाएगा। और जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उनका जो होगा शारीरिक दक्षता या फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उन्हें जो फिजिकल टेस्ट होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई, ये इन सब का टेस्ट देना होगा। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे दिया हुआ है निगेटिव मार्किंग का। तो आपकी जो निगेटिव मार्किंग है कितनी है, 1/3, मतलब एक सही उत्तर पर 1 नंबर अगर मिलेगा तो एक गलत उत्तर पर आपके 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो फिजिकली चैलेंज अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए फॉर्म बिल्कुल नहीं है। प्रतिबंधित वस्तुएं दी हुई हैं कि आप जब एग्ज़ाम होगा तो फ़ोन, ब्लूटूथ या अदर जो सामग्री होती हैं, पेन, पेंसिल, जूते, धातु, ये सब पहन के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ दी हुई है कि एक से अधिक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का आवेदन सीधे रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे उम्मीदवारों को आगे आने वाली जो रेलवे की भर्तियां हैं उसमें भी उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो एक्स सर्विसमैन हैं, तो जिन उम्मीदवारों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, टर्मिनेट किया गया है, वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब इसके अलावा जो अब देखिए पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें अलग से जोन दिए हुए थे, इस बार कोई जोन नहीं है। अब इस बार आपको जो भर्ती होंगे उन्हें आवश्यकता के अनुसार किसी भी जोन या RPCF को आप में पोस्टिंग दी जा सकती है ना। पिछली बार क्या था, कंफर्मेशन थी कि इस जोन में होगा या इस रेलवे जोन में या इस स्टेशन में आपको
पहले से ही आपको भरना होता था कि इस जोन में हमें पोस्टिंग लेनी है। बट इस बार क्या है, इस बार रेलवे अपने से डिसाइड करेगा कि आपको पोस्टिंग कहाँ देनी है। साथ में आपको ये जो बेनिफिट होगा, निःशुल्क रेल यात्रा। स्लीपर क्लास में आप जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको CVT, PET, PMT, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा में आप जो है निःशुल्क रेल सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मतलब जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको आप जो भी अभ्यर्थी जाएंगे वो अपना फ्री में जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो मेडिकल फिटनेस है, तो जो B1 मेडिकल में अर्हता प्राप्त करनी होगी। साथ में चश्मा पहनने वाले, फ्लैट पैर, नॉक नी, स्क्विंट आँखें, कलर ब्लाइंडनेस और अन्य जो दुर्बलता होंगी, अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप मेडिकल में फ़ेल हो जाएंगे। पेपर देंगे, फिजिकल पास करेंगे, लेकिन मेडिकल में आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे उम्र का एज लिमिट तो मैंने बता दिया है। ठीक है। और देखिए, अगर जो अदर कैंडिडेट होंगे अदर कैटेगरी के, उनको छूट मिलेगी। जो OBC है या SC ST हैं, उनको नियमानुसार जो शासन का नियम होता है उसके अनुसार छूट मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 से 28 साल उम्र सीमा दी हुई है कि मिनिमम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जो सारे शैक्षणिक योग्यता है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी 14/5/2024 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक। और शैक्षणिक योग्यता अगर आपकी नहीं, आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है ग्रेजुएशन का, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, या आवेदन करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक। इसके बाद जो फीस है, तो सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये है, कौन जनरल के उम्मीदवारों के लिए। ठीक। इसके अलावा जो जनरल और OBC के लिए 500 रुपये है, और जो दूसरा है अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं, अल्पसंख्यक या EBC उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये फीस है। ठीक है। तो ये फीस का दिया हुआ है। अब देखिए, EBC और EWS में अंतर दिया हुआ है यहाँ। तो देखिए, जो EBC हैं उन्हें केवल फीस में छूट मिलेगी, ना कि उन्हें कोई आरक्षण मिलेगा। EBC और EWS कैटेगरी अलग अलग होती हैं, है ना। तो EBC क्या कैंडिडेट, कौन से कैंडिडेट होते हैं? जिनकी पारिवारिक आय जो होती है, वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 से कम होती है, उनको केवल फीस में से छूट मिलेगी, फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा बाकी उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। और जो अब देखिए यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है कि EBC और EWS अलग अलग श्रेणी हैं। EBC को OBC के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। EBC उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि वे केवल शुल्क रियायत के हकदार हैं, नौकरी आरक्षण के लिए नहीं। तो आपको मतलब अगर आप EBC में आते हैं तो आपको आरक्षण कोई नहीं मिलेगा, ना EWS का मिलेगा, ना OBC का मिलेगा, आपको केवल फीस में छूट दी जाएगी, है ना। इसके अलावा EWS का जो फॉर्मेट होना चाहिए, तो उसमें आप 4 शर्तें हैं वो लागू होंगी। 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं हो, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं हो, नगर पालिका में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का भूखंड ना हो, और अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। और ये दिया हुआ है कि आपके जो सर्टिफिकेट होगा EWS, उसमें किसका साइन होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक। इसके अलावा जो अदर सूचना, जो आपके काम की सूचना नहीं है। अब देखिए, भर्ती प्रक्रिया 3 प्रक्रिया होंगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट, इसके बाद फिजिकल होगा, और इसके बाद DV होगा, है ना। इसके बाद जो CVT का पैटर्न होगा, तो देखिए इसमें 90 मिनट मिलेंगे आपको और 120 प्रश्न होंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। ठीक। और गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 अंक काटा जाएगा, है ना। इसके अलावा आप देखिए जो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें 35 नंबर का मैथ आएगा, 35 नंबर का रीजनिंग आएगा, और 50 अंक का आपका GK और GA आएगा, करंट अफेयर्स। ठीक। अब इसके बाद जो फिजिकल एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो आपको क्या करना है, जो पुरुष में है तो पुरुषों को 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में पास करनी होगी। 800 मीटर की दौड़ नहीं होगी मेल की। लंबी कूद होगी 12 फीट आपकी, और ऊंची कूद होगी 3 फीट 9 इंच। इसी तरह जो महिलाएं होंगी उनकी 1600 मीटर नहीं होगी, उनकी केवल 800 मीटर दौड़ होगी 4 मिनट में। लंबी कूद उनके लिए है 9 फीट, और ऊँची कूद 3 फीट। इसके बाद जो स्टैंडर्ड
होगा आपका जो लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए जो UR, EWS और OBC कैटेगरी से आते हैं तो उनकी ऊंचाई 165 होनी चाहिए सेंटीमीटर में, और महिलाओं की 157 होगी, और छाती केवल पुरुषों की 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए नॉर्मल कंडीशन में, और 85 जो है फूलने के बाद होनी चाहिए। इसी तरह SC/ST की लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिलाओं में जो SC/ST हैं उनका 152 होना चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है। और महिलाओं के ऊपर ये जो छाती का नाप होता है वो नहीं लागू होता, ये पुरुषों के लिए है। इसके अलावा जो गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊनी और अन्य जो श्रेणी हैं उनके लिए जो हाइट और चेस्ट का नाप दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ नोट लिखा हुआ है कि 1600 और 800 मीटर जो दौड़ होगी उसमें केवल एक मौका दिया जाएगा, और जो लंबी कूद और ऊंची कूद है उसमें केवल 2 मौके दिए जाएंगे, है ना। पूर्व सैनिक जो होंगे, एक्स सर्विसमैन जो होंगे, उनका दौड़ नहीं होगा, ना ही उनकी कूद होगी, ठीक है, लेकिन उन्हें हाइट और चेस्ट का नाप करवाना होगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे DV होगा, अब अगर आप PET और PMT में पास हो जाते हैं तो आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, है ना। DV होगा आपका, और इसके बाद मेडिकल होगा, तो मेडिकल रेलवे लेगा, और मेडिकल जो होगा आपका B1 श्रेणी का होना चाहिए। अब देखिए प्रमाण पत्र जो आपके लगने वाले हैं ये आपका दिया हुआ है, कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी प्रमाण पत्र या तो अंग्रेजी में या केवल हिंदी में होने चाहिए, है ना, या हिंदी और इंग्लिश दोनों से चल जाएगा आपका। इसके बाद मेडिकल का दिया हुआ है, और जब आप पूरी तरह सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका जो है प्रशिक्षण होगा, और ये आवेदन में आपका जो फ़ोटो लगेगा, रनिंग हैंड साइन होगा, और प्रमाण पत्र जो होगा वो किस तरह होना चाहिए ये सब दिया हुआ है यहाँ। आप ढंग से पढ़ लेंगे, इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो गाइस जो ये जानकारी जो है लगभग पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने के बाद और ये जानकारी सुनने के बाद ही आप फॉर्म भरना चालू करेंगे, क्योंकि आधा ही अधूरी जानकारी के साथ फॉर्म भरने पर आपको नुकसान हो सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखें और सारी जानकारी, एक एक जानकारी जो मैंने बताई है ध्यान से सुनें, और फिर इसके बाद ही अपना फॉर्म भरें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।